मिन्हाज और मसीरुद्दीन, अब इनसे किस किस तरह की लीड मिल सकती है? इनके खिलाफ मामला कितना पुख्ता है? इसको अदालत में कितना सब्सटेंशिएट किए जाने के लिए क्या क्या ग्राउंड है? आइए उमेश के पास एक बार फिर से चलते हैं। उमेश, इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में एजेंसियां कामयाब हो गई हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, यूपी एटीएस को सटीक जानकारी इस मामले की मिली थी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से इनको हैंडल किया जा रहा है। साथ ही साथ पेशावर से भी इनके कनेक्शन है और इनके कनेक्शन जम्मू कश्मीर में एक छोटे ब्लास्ट से। छोटे ब्लास्ट का मतलब ये होता है कि वहाँ की जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर की पुलिस, उसने उसका नाम छोटा ब्लास्ट रखा था और उसके जो जानकारी थी यूपी एटीएस को मिली थी और यूपी एटीएस लगभग हफ्ते भर से इसको मॉनिटर कर रही थी, जिसका सेंटर काकोरी का वो मकान था जिसकी तस्वीरें कल आप देख रहे थे। वहाँ पर ये पता लगा कि 4 से 5 संदिग्ध लोगों का आना जाना होता है, जिसमें 2 को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम मिनाज था और दूसरे का नाम सफरुद्दीन था और दोनों के आतंकी कनेक्शन मिले, दोनों के अलकायदा से जुड़ाव मिले। इसके बाद जो सर्च ऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाया गया, जिसमें तमाम एक्सप्लोसिव और इसके अलावा प्रेशर कुकर बम मिला। इसके बाद पुलिस के सामने एक थ्योरी ये भी सामने आई कि कहीं न कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और उसकी प्लानिंग चल रही थी, अभी पूरी प्लानिंग बन नहीं पाई थी। उसके पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक, जो शुरुआती पूछताछ है उसके मुताबिक, जो प्रदेश में आने वाले जो कांवड़ यात्रा है, इसके अलावा तमाम जो पर्व हैं, उनको लेकर के कुछ न कुछ ये प्लानिंग कर रहे थे। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि किसी न किसी नेता को भी ये टारगेट कर सकते थे। साथ ही साथ जो धार्मिक स्थल है, खास करके काशी की बात की जाए, अयोध्या की बात की जाए और मथुरा की, तो वहाँ पर भी इनकी आतंकी हमले की जो प्लानिंग थी वो चल रही थी। अब क्योंकि इनको गिरफ्तार करने के बाद, मुकदमा दर्ज करने के बाद एडीजी 3 के कोर्ट में पेश किया गया। अब यहाँ से पुलिस कस्टडी रिमांड और एटीएस से चाहे कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त का कस्टडी रिमांड मिले और इस बीच में जो बाकी लोग निशाने पर आ रहे हैं, जो कि पकड़ में आ रहे हैं, जिनको हिरासत में लिया गया है, जो आने वाली गिरफ्तारियाँ होंगी, उन सब को अलग अलग पूछताछ करके पूरी जो प्लानिंग थी उसका पर्दाफाश किया जा सके और गिरफ्तारियाँ इसमें हो सके कि इनका आखिरी मकसद क्या था और ये किस मकसद की प्लानिंग कर रहे थे, इनके तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं और कितने स्लीपिंग मॉड्यूल, स्लीपर सेल यहाँ पर हो सकते हैं, उन सब चीज़ की तस्दीक की जाए। मैं एक बार फिर से मनीष यादव कानपुर आपके पास आना चाहता हूँ। मनीष, क्या ये यहाँ से जिस तरीके से इनको खास तौर से सिम, फोन वगैरह वगैरह मुहैया कराए गए, क्या ये समझ में, क्या अभी जो इसकी तस्वीर बनाई जाए वो ये कि संभल से निर्देश यहाँ पर एग्जीक्यूशन और असल में लॉजिस्टिकल सपोर्ट कानपुर से, क्या अभी फिलहाल प्राइमा फेसी ऐसे समझा जाए मामले को? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, वैसी ही कड़ी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से पूरा सपोर्ट मिल रहा था, जो जरूरी उपकरण है। संभावना इस बात की भी है कि जो विस्फोटक बरामद हुआ है मिनाज के घर से, वो विस्फोटक कानपुर से ही मुहैया कराया गया था। इसकी पड़ताल की जा रही है और कानपुर ऐसा शहर है जहां पर पहले भी इस तरह की एक्टिविटी देखी गई है, महसूस की गई है। पहले की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों को यहां से बहुत पुख्ता एविडेंस मिले थे, तो ऐसे में कानपुर अपने आप में बहुत अहम सेंटर हो जाता है। लखनऊ में मिनाज और मंसूर काम कर रहे थे, लेकिन कानपुर में 1 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जिनके संपर्क में ये लोग थे, और अगर नेटवर्क बढ़ाया जाना था तो कि नेटवर्क में बाकी लोग भी शामिल हो चुके थे। इस बात की एटीएस पड़ताल कर रही है। आज कार्रवाई में करीब 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है कि देर शाम तक कुछ और ठिकानों पर भी एटीएस छापेमारी करके इस पूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर सकती है। केवल कानपुर और संभल ही नहीं, बल्कि इसके अलावा पश्चिमी बोलिए फिर दिनेश, केवल कानपुर और संभल नहीं, बल्कि इसके अलावा यूपी के और भी शहर एटीएस के निशाने पर हैं, एटीएस की पड़ताल के दायरे में हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। जो मोबाइल कॉल डिटेल्स मिली हैं, जो सीडीआर एटीएस ने खंगाली हैं, उसके मुताबिक कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे शहर हैं जिनके लोगों से इन दोनों की बातचीत हुआ करती थी। बातचीत के दायरे में क्या क्या चीज़ें शामिल थी, इसकी एटीएस पड़ताल कर रही है। जो हैंडलर थे उनसे ये टेलीग्राम के जरिए संपर्क में रहा करते थे और कानपुर के जो शख्स हैं उनसे भी टेलीग्राम के जरिए बातचीत हुआ करती थी। तो एटीएस इन सारी कड़ी को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश कर रही है और बहुत जल्द एटीएस के अधिकारियों का दावा है कि इस पूरे मामले की जो पूरी तस्वीर है वो साफ कर देंगे वो। जितेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं एक बार फिर से। यहाँ पर ये जो 2 नाम प्रोमिनेंस में आ रहे हैं, उसके अलावा यहाँ कुछ बचा हुआ है या एक्चुअली यहाँ से तो चिड़िया उड़ चुकी है? जी देखिए, अगर कहा जाए तो दरअसल जो शुरुआत थी इस मॉड्यूल की, अगर हम बात करें खास तौर पर, तो इस मॉड्यूल की शुरुआत हालांकि कानपुर और काकोरी में, लखनऊ के वहाँ से मॉड्यूल बस्ट हुआ, लेकिन शुरुआत इसी संभल इलाके से हुई थी। जो सैयद अख्तर है, जिसे उमर अलमंडी कहा जाता है, जो कि हैंडलर बताया जा रहा है इस तमाम मॉड्यूल का,
वो दरअसल यहीं का रहने वाला है। इसी इलाके का रहने वाला है एक और आतंकी रहमान उस्मानी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में, माफ कीजिएगा, शर्जील उस्मानी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। इसी संभल इलाके का रहने वाला साल 2015 में जो गिरफ्तार हुआ था अब्दुल रहमान, और इसके अलावा मोहम्मद आरिफ, ये तमाम लोग जो इस मॉड्यूल से ताल्लुक रखते थे, उनकी सबकी गिरफ्तारी कहे या फिर कहे वो लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए, सबका निकास इसी संभल इलाके से है। तो जाहिर सी बात है इसी संभल इलाके में बैठकर पूरी साजिश तैयार की जा रही थी, और उसी को लेकर अब जो जांच एजेंसियां संभल पहुंची थी, यहां से 2 लोगों को डिटेन किया गया है। लेकिन जांच के दौरान ये बात सामने आई कि संभल इलाके के कुछ और ऐसे संदिग्ध हैं जो कि अलग अलग शहरों में फैले हुए हैं, उनको भी जल्द टारगेट किया जाएगा, उनकी भी जल्द पहचान की जाएगी और उनको हिरासत में लेकर क्वेश्चनिंग की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि साल 2015 से ही ये एपिक सेंटर बना हुआ था अलकायदा का, और सारा जो पूरी साजिश थी वो यही संभल इलाके से तैयार की जा रही थी। और अब संभल ना सिर्फ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बल्कि एटीएस के टारगेट पर एक बार फिर आ चुका है। जी, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।